तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तरह से बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली का ऐलान करके विपक्ष को एक जोरदार करंट देने का भी काम किया। और उधर पीएम अपनी विकास परियोजनाओं के जरिए बिहार में एक बार फिर से जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार सियासी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, साथ ही साथ नीतीश कुमार की जो कमजोर होती लोकप्रियता है उसको लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दरअसल इस वक्त बिहार का चुनाव जा किस दिशा में रहा है और वहां पर अभी कौन कौन से सियासी समीकरण छाए हुए हैं, आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। बिहार में पक्ष और विपक्ष की सियासत चरम पर है। इसी बीच चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने बिहार को 7,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। खासकर रेलवे कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ पीएम ने साफ किया है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यानी चुनावी अखाड़े में ताल ठोकते हुए बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि बिहार को विकास के पथ पर ले जाना है तो बिहार में एनडीए का होना जरूरी है। भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। लगे हाथ ये भी समझना होगा कि मोदी ने अपने बिहार दौरे में कहा कि बिहार से बदला लेने की राजनीति को खत्म करने का काम एनडीए सरकार ने किया। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पीएम के साथ मंच साझा कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी की हां में हां मिलाई। लेकिन शायद नीतीश कुमार भूल गए कि हाल के दिनों में जिस तरीके से अपराध ने बिहार में सिर उठाया है और दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो सुशासन बाबू की एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। अब फिर लौटते हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच नीतीश कुमार के फ्रीबीज स्कीम पर। कभी फ्री बिजली के घोर विरोधी रहे सीएम नीतीश कुमार इस बार फ्री बिजली को बैसाखी बनाकर अपनी सियासी साख को चमकाना चाहते हैं। तो इस चुनावी फ्रीबीज को समझना भी जरूरी है। 125 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली की स्कीम 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। वहीं नीतीश सरकार ने वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। मुफ्त बिजली, वृद्धा और विधवा पेंशन राशि में बढ़ोतरी को नीतीश के बड़े चुनावी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के रामबाण रूपी फ्रीबीज की हवा निकालने के लिए विपक्ष बेरोजगारी और क्राइम के बढ़ते ग्राफ को हथियार बना रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पलीता लगाने को तैयार बैठी है। तो क्या माने, बिहार में एनडीए की सरकार वापसी करेगी या विपक्ष का हमलावर तेवर तेजस्वी के सत्ता में वापसी का रास्ता साफ करेगा? ये तो देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं राजनीतिक स्तंभकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है अरुण सर आपका शो पे। और हमारे साथ एक और बड़े ही वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी भी जुड़ चुके हैं। होता सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही और जरा बेसिक्स समझाइए सर। पहले काफ़ी वजहों से बिहार जो है वो चुनाव से पहले सुर्खियों में रहा है, लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस वक्त का एक सेंस दीजिए कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। कौन कौन से मुद्दे लेकर विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है सत्ता पक्ष को, और एनडीए की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, ये 17वीं विधानसभा 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने जा रही है। उसके बाद 18वीं विधानसभा के चुनाव होंगे और ये 17वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री वही रहे, सरकार दो हो गई। एक तो पहले जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी,
नीतीश कुमार साथ चले, फिर जो कुछ हुआ, नाता तोड़ा, फिर राजद से दोस्ती की और 17 महीने राजद से दोस्ती रही, फिर राजद से दोस्ती कर तोड़ी और फिर बीजेपी की सरकार जो चल रही, जो यही सरकार फिर अगला जनादेश लेने की तैयारी में। तो एक इस विधानसभा में बड़ा बदलाव हुआ कि सीएम वही रहे, डिप्टी सीएम बदलते रहे। पहली बार जो 2 डिप्टी सीएम बने थे वो दोनों में कोई फिर दोबारा नहीं, और तेजस्वी बने तो तेजस्वी अब तो विपक्ष के नेता हैं, जो पहले भी विपक्ष के नेता थे जब जदयू बीजेपी की सरकार बनी, और फिर अब तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं। 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए तेजस्वी, वो नीतीश कुमार के ही साथ। जब भाजपा से नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा, राजद से दोस्ती की, तो तेजस्वी के लिए लौटे निकली, दोनों बार डिप्टी सीएम हुए। अब इस बार वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, खुद उन्होंने घोषणा कर रखी है कि वो मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन के चेहरा हैं, भले कांग्रेस एक द्वंद कर रही है अभी चेहरा के सवाल पर, कांग्रेस का रिजर्वेशन कि होगा तय, लेकिन तेजस्वी ने खुद घोषणा कर ली है और राजद की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज। राजद गठबंधन महागठबंधन का नेता है, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है तेजस्वी, और तेजस्वी ही जिसे विधानसभा के पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जिस ढंग से महागठबंधन की ओर से सीएम के चेहरा थे, इस बार भी रहे, कोई संशय नहीं। हाँ, इस बार 9 बार सीएम नीतीश कुमार हो चुके, लॉन्गेस्ट पीरियड का सीएम उनको कहा जाता है, और 10वीं बार सीएम बने। नीतीश कुमार का एनडीए के नेता हैं, आज भी उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक इसमें फर्क किया है कि 2020 में जब चुनाव हुआ उसके पहले लोकसभा के चुनाव के ही समय बीजेपी की ओर से ये घोषणा कर दी गई थी कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, और उनकी सीटें घट गई मौजूदा विधानसभा में, वो रोल नंबर 3 हो गए। फिर भी भाजपा ने अपने किए वायदे के मुताबिक उनको सीएम बनाया और सीएम बने, सीएम है। लेकिन अभी तक बीजेपी को सीएम घोषणा नहीं की गई कि अगला सीएम फिर नीतीश कुमार ही होंगे। चुनाव के बाद बहुमत मिलेगा एनडीए को तो नीतीश कुमार ही चुनाव। ये बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी की ओर से अभी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को, लेकिन अरुण सर, नीतीश कुमार के यदा कदा हमने वो वीडियो क्लिपिंग्स देखी हैं, उनके वो वीडियोस देखे हैं जिनमें वो बड़ी अजीब सी कुछ हरकतें कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि संभवतः काफ़ी वयोवृद्ध भी हो गए हैं और उन पर जो है उनकी सेहत जो है उनकी राजनीति पर अब हावी हो रही है। क्या ये फैक्टर इस बार बिहार में एनडीए के भीतर डिस्कस हो रहा होगा या उसको मद्देनजर रखा जा रहा होगा? हो रही है, खासकर विपक्ष तो कह रहा है कि वो टायर्ड और रिटायर्ड होना चाहिए, और वो अब खटारा गाड़ी हो गए हैं। जन सुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर तो रोज कह रहे हैं कि उनका हेल्थ चेकअप का बुलेटिन हमेशा जारी होना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और आए दिन कुछ सभाओं में जिस ढंग से मुख्यमंत्री का हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज, एक्शन हुआ, वो सुर्खियां बटोरी। एक बात जो पहले मैं कह रहा था सीएम के चेहरा को लेकर, आज लोगों ने इसको भी ध्यान दिया। मोतिहारी की सभा में प्रधानमंत्री ने अंतिम भाषण को कंक्लूड करते हुए कहा कि फिर एनडीए की सरकार, फिर कहा फिर यहाँ नई सरकार और एनडीए की सरकार। मतलब ये चर्चा होने लगी यहाँ के सत्ता के गलियारे में कि प्रधानमंत्री ने फिर नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं कहा। ये रिजर्वेशन है अभी, और रिजर्वेशन ये तब से शुरू हुआ जब अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में इसी सवाल पर टाल गए थे। कहा समय आएगा तो तय होगा, ये चीज हम इस टीवी के स्टूडियो में थोड़े तय करें, और अभी है नेता, उनकी अगुवाई में हम चुनाव करेंगे। तो एक सवाल, मास्टर सवाल, आज भी लाख टके का सवाल है कि क्या एनडीए को बहुमत मिला तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और तब कि देखिए नीतीश के बेटे ईशान भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई पिताजी अच्छा काम किए हैं, उनको वोट लोग समर्थन देना चाहिए, और बीजेपी को चाहिए कि उनको फिर अगला सीएम हो, ये घोषणा भी करनी चाहिए। तो एक द्वंद आज बिहार के राजनीतिक सत्ता के गलियारे में है। आपने मुख्यमंत्री की सेहत, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने इंगित किया जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण इंगित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते जाते जो कहा कि अब की बार नई सरकार, उसमें नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं था। प्रकाश चंद्र होता जी, मैं विपक्षी गठबंधन पर भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं एनडीए खेमे की में स्थिति, उसकी सियासी जो नब्ज है उसको आप किस तरह से पढ़ रहे हैं?
नीतीश कुमार का अस्वस्थ होना या उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बड़ी ढीली ढाली सी दिखाई दे रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का उनके नाम का स्पष्ट स्वीकारोक्ति कहीं पर भी न देना, और चिराग पासवान भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किस तरफ हैं किस तरफ नहीं। अभी मीटिंग ज़रूर उन्होंने जेपी नड्डा साहब से की है वहाँ पर, लेकिन उसके क्या मायने वही जाने। तो आप इस वक्त एनडीए की स्थिति को किस तरह से आंक रहे हैं प्रकाश होता जी? दीपक जी, पिछले लगभग साल डेढ़ साल से देश में लोगों की राजनीतिक स्वास्थ्य, पॉलिटिकल हेल्थ को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि नवीन पटनायक के हाथ कांप रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, और उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, ये बीजेपी की मुद्दा थी। हमने इस साल नहीं, इससे पिछले साल के जब हो रहा था रथ यात्रा, हम सबने देखे वो पैदल चल के आए और पैदल ही सीढ़ियां चढ़े। इसका मतलब वो राजनीतिक स्वास्थ्य की बात होती थी और उसको मुद्दा बनाया गया कि आप नवीन पटनायक डिस्कार्ड हो जाना चाहिए, उनको अभी राजनीति छोड़ देना चाहिए। ये बात उठी, सक्सेस हुए, बीजेपी सत्ता में आई। क्या इसी कड़ी पे चाहे प्रशांत किशोर हो चाहे बाकी लोग हो, गाहे बगाहे बीजेपी के लोग बिना बोले भी ये मानसिक स्थिति की या शारीरिक स्थिति की बात कर रहे हैं, एक तरफ से नीतीश कुमार की। दूसरी बात है, एक अचानक एनडीए बड़ा प्रेशर में है, फ्रीबी ला रही है। ये जो 125 यूनिट बिजली की बात थी, मैं एक चीज बताऊं आपको, देखिए चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई और उसका असर नहीं हुआ। असर किसका हुआ? जो 10,000 रुपया देने की बात कही गई महिलाओं को और जो कहा गया कि ये देंगे। दूसरी तरफ ओडिशा की इलेक्शन में इसी तरह के वार्धक्य भत्ता हो या विधवा भत्ता हो या जो बुजुर्गों का पेंशन है, बाकी सब चीज है, उसको अचानक 5,000 कर देंगे, ये कहा गया। सारे लोगों ने जाके वोट डाले, अभी तक होना नहीं होना अभी भी नहीं हुआ है उस पे। तो ये जो बातें कही जा रही है कि यहां भी करेंगे, देखिए भले ही नालंदा नहीं रहा हो, लेकिन बिहार के लोगों के जो डीएनए है ना, उसमें वो तक्षशिला की और वो सारे चीजों की अभी भी है। लोग जागरूक बहुत है राजनीतिक रूप से। और जब ये एसआईआर की बात आई, जांच की बात आई, एक बात तेजस्वी यादव ने कही थी, उन्होंने कहा था कि 2.5 करोड़ जो बिहार की पब्लिक है वो माइग्रेट करते हैं, बाहर से आते हैं और वोट डालते हैं। यानी कि लोग इतने सजग हैं कि वो वोट डालने जरूर आते हैं, जैसे दिवाली में होली में घर आते हैं वैसे वोट डालने आते हैं। और दूसरी बात है, 2.5 करोड़ जनता बाहर है, गरीबी रेखा, गरीबी इनको इतनी परेशान प्रकाश कर सर, रही मैं है। थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा। फ्रीबीज की राजनीति की विरोधी जो एनडीए रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बाकी लोग हों, मुफ्त की जो वादे किए जाते हैं उसके काफ़ी बड़े आलोचक और बड़े मुखर आलोचक रहे हैं, स्वयं बीजेपी भी। अब मुफ्त बिजली का ये जो वादा किया है, कहा यह जा रहा है कि भाई जो फ्रीबीज की राजनीति की के प्रति जो उनका विरोध था उससे एक तरह से यू टर्न ले लिया है। तो इसमें आप क्या पढ़ पा रहे हैं? कोई मजबूरी है, एनडीए समझ गई है कि स्थिति ठीक नहीं है, कुछ इस तरह के लोक लुभावन वादे अब गेन केन प्रकारण करने पड़ेंगे? क्या आप ये फ्रीबीज की राजनीति का वापस आना एनडीए खेमे में कैसे पढ़ रहे हैं इसको सर? दीपक जी, आप याद करिए, लगभग 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका गए प्रधानमंत्री बनने के बाद और वापस आए, उन्होंने एक बात कही थी, या बीजेपी इस बात को कहा था कि विदेश में जो सरकारें होती है वो काफी धनी होते हैं, रिच होते हैं, और स्टेट के पास बहुत पैसा रहता है जो भारत पे नहीं है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो उसी आधारित होनी चाहिए, ना कि ये फ्रीबी हो। क्योंकि उस वक्त नए नए अरविंद केजरीवाल के फ्रीबी मुफ्त बिजली बहुत पानी की बात आ रही थी, तो इन्होंने कहा इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और लोगों को मेहनत करके चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन 2 चुनाव के बाद वो खुद समझ गए कि नगद नारायण का ज्यादा महत्व है, नगद पैसा मिलता है तो लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हम आज साउथ की बात ना करें, साउथ में टेलीविजन से लेके सब कुछ बांट रहे हैं, और ऐसा कोई चीज नहीं है जो साउथ में नहीं बांटी जाती। लेकिन अगर हम नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट की बात करें, यहाँ इस तरह की चीजें नहीं होते थे। लेकिन लाडली योजना जब मध्य प्रदेश ने लाई और अचानक से हार कर भी उसके बाद बीजेपी जीत गई,
अब कमलनाथ की बात मैं कर रहा हूँ, चुनाव में जीते और लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ लाडली योजना ऐसी आई कि बीजेपी को दोबारा उसमें जीवदान मिल गया। उसके बाद उनको एक चीज समझ में आया कि नहीं, हम आधी आबादी को नगद देंगे तो ये बात और होगा, और उसी से फिर से उनको हुआ। देखिए अल्टीमेटली चुनाव जीतना है, ये सब बातें हैं। अगर हम जितने भी बातें कर लें, अगर ये सब सही होते तो फिर इस तरह की आज 28% तक जीएसटी नहीं होती। तो ये सब कहने की बात होती है। सब धीरे धीरे करके चुनाव जीतने के लिए हर वो हथियार को अपनाना चाहते हैं, हर वो हथकंडे को अपनाना चाहते हैं। और बिल्कुल। अब एक चीज और भी मैं कहूंगा, आप देखिएगा भारत सरकार की एक लिस्ट आई थी, उसमें कहा गया था हमने और अधिक जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसमें समाहित किए, ट्राइबल में भी बहुत सारे लोगों को समाहित किए। आखिर क्यों करना पड़ा? जब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई हम रिजर्वेशन को पुनर्विचार करना चाहिए, तो हम और ज्यादा कास्ट को और कम्युनिटी को इस लिस्ट में, शेड्यूल्ड लिस्ट में क्यों रखना चाहते हैं? मैं सर आऊंगा, क्योंकि ये कास्ट, कम्युनिटी और रिजर्वेशन का मुद्दा ये स्पेशल तवज्जो चाहता है, इस पर हम अलग से जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपने कड़ी जोड़ी है। अरुण पांडे सर, अब मैं थोड़ा सा रिसेंटली जो कुछ बड़े विवाद बिहार की राजनीति में बड़े सुर्खियों में रहे, मैं उस पर आऊंगा और उसका किसका नफा नुकसान किसको हो रहा है, थोड़ा इसका एनालिसिस हमको दीजिए। इस विवाद में सबसे बड़ा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है सर विवाद, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब कहा यह जा रहा है कि 11 विशेष दस्तावेजों की आवश्यकता, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया। विपक्ष इंडिया जो ब्लॉक है वो आरोप लगा रहा है कि एनडीए को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये वोटर का दमन है। तो क्या ये बैकफायर कर सकता है नीतीश सरकार के लिए, और राजनीतिक रूप से अभी इस मुद्दे के नफा नुकसान किस तरफ हैं? देखिए, विपक्ष ने तो इसको बड़ा बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को बनाया, और न सिर्फ विपक्ष पर, तो चंद्रबाबू नायडू ने भी इस पर रिजर्वेशन कर दिया। मतलब जो एनडीए का एक सहयोगी दल है, और लगे हाथ अब केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि पूरे देश में कराएंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं भी बिहार का एक वोटर होने के नाते ये जो टाइम है ना, एक तो टाइम बताइए, 28 दिन में ये स्पेशल रिवीजन होना है। 2003 में हुआ था, 1.5 साल लगा था, और फिर ये 7 जनवरी 2025 को ही बिहार और दिल्ली की मतदाता सूची फाइनल की गई। फिर 6 महीने चुनाव आयोग क्या करता रहा? ये 25 जून को घोषणा होती है, 25 जून से 25 जुलाई तक ये स्पेशल डिवीजन कराना है। और आप ठीक ही कह रहे थे कि बिहार से रोजी रोटी के लिए जो पलायन होता है, हर साल मिनिमम 50 लाख लोग बाहर जाते हैं। और यहाँ जो वोटर लिस्ट है पूरी तरह 30 सितंबर को नई मतदाता सूची होगी। आज जो वोटर लिस्ट है ये कहीं से ये नया रूप हो जाएगा, और इस वोटर लिस्ट में जिनके नाम है उस सबको एक पर्ची दी जा रही है, फॉर्म दिया जा रहा है, और सब उसी वोटर को भरना है। अब भला बताइए, जो बिहार से बाहर है वो भरने आएगा इसको? हाँ, वोट देने आते हैं, और वोट देखिए दीपावली और छठ के इर्द गिर्द ये जब वोट होती है तो बिहार में छठ महापर्व बिहार का सब विदित है, क्या कहना है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और उस समय जब वोट देना होता है वोट भी देते हैं। तो इस मुद्दे को एक परसेप्शन बिहार में बनाया, और कुछ हद तक सही भी है। वो अभी तक 87% लोग का वोटर फॉर्म जमा किया है, ये चुनाव आयोग का अद्यतन आंकड़ा है। और चुनाव आयोग भी मान रहा है कि 25 लाख लोग जो मर गए हैं उनका तो नाम कटना तय है, जो लोग भरे नहीं हैं उनका नाम कटना तय है। तो कुल मिला जो कुछ लोगों का नाम डबल है उनका नाम कटना है, और उसकी कुल मिलाकर जो संख्या आ रही है वो 60 लाख से 80 लाख तक मतदाता का नाम कटना है। फिलहाल ये संकेत है कि वो 25 जुलाई तक के नाम है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया कि पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग और जो बाहर के लोग गए हैं, और खासकर मुसलमान अल्पसंख्यकों का नाम, जो बिहार का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र कहलाता है, वहाँ एक बड़ी आबादी बात भी है कि वहाँ पिछले वर्षों में मतदाताओं की संख्या कहिए, आबादी कहिए, आधार कार्ड कहिए, यूं तो बिहार के सभी जिलों में कोई 1-2 जिला बाद है कि जहाँ आबादी से 10%, 20%, मतलब 100 की आबादी है और 120, 125 शायद कोई जिला छूता बचा है। तो ये की स्थिति पड़ी है, तो विपक्ष के लिए तो एक मुद्दा ही बन गया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया विपक्ष की, लेकिन टाइम तो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई कि भाई ये करना था तो इतना कम समय क्यों आप इतना जल्दी कर रहे हैं, और इसका कोई जवाब चुनाव रोका नहीं। ठीक है सर, लेकिन हाँ,
एब्सोल्युटली। तो ये मुद्दा एक अब ऐसा देखते हैं, एनालिसिस तो यही कहता है कि शायद ये नीतीश सरकार को थोड़ा बैकफायर करेगा, बट देखते हैं कि आगे इसके क्या नतीजे आते हैं। प्रकाश होता जी, अब मैं थोड़ा सा महागठबंधन या इंडिया जो ब्लॉक है उसकी राजनीति पर आऊँगा। ज़रा हमें समझाइए वहाँ क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। मुद्दे तो काफ़ी हाथ लगे हैं, सर विवाद हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह से हत्याओं के आंकड़े वहाँ से आ रहे हैं, ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाकई में सिरदर्द बन चुका है नीतीश सरकार का। उसको क्या विपक्ष उस हद तक भुना पाने में कामयाब हो पाया है कि वो वोट में कन्वर्ट कर पाए? नंबर 2, इस पूरे महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की स्थिति क्या अभी भी कमजोर कड़ी बनी हुई है? जरा विपक्षी खेमे का आकलन करके बताइए सर। दीपक जी, अगर हम बात करें कांग्रेस से, मैं शुरू करता हूं। कांग्रेस 2015 के चुनाव में उनके पास 27 सीट थे, लेकिन 2020 आते आते उनके पास 19 हो गए। और यही कारण था कि अगर नहीं तो सरकार बन जाती, ये बात कही गई। कांग्रेस की अच्छी तादाद रही, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सीट लूज करते गए, वो एक अजीब स्थिति बन रही है। और राहुल गांधी ऐसा लगता है धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बोलते हैं अखिलेश सपोर्ट करते हैं, यहाँ जो बोलते हैं तेजस्वी उसको सपोर्ट करते हैं। वो अपना लाइन नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर अलग रहेंगे, 1 to 1 फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस की, तो वो कहीं नहीं टिक सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो शायद धीरे धीरे करके, और ये भी बातें धीरे धीरे करके मीडिया में आ रही है, शायद पिछले बार जैसे 70 सीट से कांग्रेस लड़ी थी, इस बार और कम सीट पे लड़ेगी। इसका मतलब वो ज्यादा स्पेस भी तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं, या प्रकारांतर में कहूं तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। एक बात। दूसरी बात, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो बाहर आए, अपने ओहरा से बाहर आए, लोगों से मिले, बात किए। अब उनका वीडियो देखे होंगे, सीधा हॉस्पिटल पहुंचते थे, वही फोन करते थे, बोलते थे मैं तेजस्वी बोल रहा हूं। ये क्यों नहीं हुआ? लोगों को जब वो सत्ता से हट गए या हटा दिया गया, उसके बाद लोगों को समझ में आया ये आदमी कल चीफ मिनिस्टर बन सकता है या दोबारा सत्ता में आ सकता है। तो लोगों ने उसको, अधिकारियों ने भी उसको सुनना स्टार्ट कर दिए और उस पर अमल करना या उस पर प्रकारांत में काम करना शुरू कर दिए। ये तेजस्वी यादव की बड़ी जीत थी। आज उसी लिए वो जब नेतृत्व ले रहा है, और इकलौता चेहरा, ऐसा नहीं कि वहां पे बाकी कोई आए और टक्कर दे, कोई नहीं है। वैसे बीजेपी में भी इस तरह के कोई सुशील मोदी नहीं रहे, रामविलास पासवान नहीं रहे। तो आप अगर बड़े चेहरा सुशील मोदी थे, हो सकता था आज बीजेपी अपने बलबूते पे आगे बढ़ती, लेकिन वो चेहरे नहीं होने से बीजेपी कमजोर है। और यही बात है आज यहाँ पे भी। दूसरी तरफ एक देखेंगे, महागठबंधन की बात करें, अब नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का उम्र हो गया है। अब नई पीढ़ी उस पर आ रही है, और नई पीढ़ी में पॉपुलर माना जा रहा है इन नेताओं को। इसीलिए तेजस्वी यादव ने लगे हाथ पासवान को भी बोल दिया कि भाई तुम भी आ जाओ, युवा सब लोग हैं, हम मिलकर बिहार का विकास करने के लिए कुछ करेंगे। ये भी पासा हो सकता है, लेकिन जनमानस बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये एनालिसिस, अब फ्रंट फेसेस की अगर हम बात करें तो अब युवा चेहरों की इर्द गिर्द जो है अब ये रेस आ चुकी है। और इसमें मैं 2 चेहरों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, काफ़ी ट्रेंडिंग भी रहे हैं ये दोनों चेहरे बिहार की राजनीति में, ख़ास तौर से अरुण पांडे सर, प्रशांत किशोर के उभार को आप किस तरह से देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि जो तटस्थ वोटर हैं उनको वो एक तरह से तीसरे खेमे के रूप में अपने साथ जोड़ रहे हैं, युवाओं को काफ़ी जोड़ा है नई सोच के साथ, उन्होंने काफ़ी लंबी लंबी यात्राएं भी की हैं, काफ़ी कुछ कनेक्ट करने की जो उनकी रणनीति रही है, कम्युनिकेशन का जो उनके पास एक अपना ब्रह्मास्त्र है उसका वो बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर क्या एक बड़ी छाप छोड़ने जा रहे हैं इस बार बिहार चुनाव में, या सिर्फ छाप छोड़ जाएंगे, या इस बार एंट्री भी होगी? जब दलों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया करते थे, वो खुद पार्टी बनाकर जब वो अभी घूम रहे हैं और किसी भी दल से अकेले सबसे अधिक मेहनत कर रहे हैं। चुनाव पार्टी लॉन्च करने के पहले, पिछले साल 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी लॉन्च की, उसके पहले संपूर्ण बिहार पैदल यात्रा करने में तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में जितने भी वो लीडर्स हैं उसमें सबको उन्होंने पीछे, किसी ने इतनी पैदल यात्रा नहीं, गाँव गाँव या फिर जिलों की यात्रा पर है।
एक रैली की उन्होंने गांधी मैदान में, जो सुपर फ्लॉप रैली कहा जाए दावे के हिसाब से। लेकिन फिर वो लग गए हैं, 4 उपचुनाव भी उन्होंने एक परख ली कि क्या शक्ति है, क्या छाप छोड़ी है, उसमें एक तरह से निराशा ही हाथ गई। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे पिछले चुनाव में चिराग पासवान एक इफेक्ट थे, और जो कुछ नीतीश कुमार को नुकसान हुआ वो चिराग के कारण हुआ ज्यादा। हाँ, उस समय भाजपा की भी स्ट्रेटजी कुछ जो भी रही होगी, जो नीतीश कुमार ने जब भाजपा से नाता तोड़ा तो ये कहा भी थी कि तो हमको चुनाव में हराने के लिए, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी सब कुछ कर रही थी। यही शिकायत के साथ राजद से नीतीश ने दोस्ती की। लेकिन फिर जब साथ आए तो राजद में कोई तो बदलाव पहले भी नहीं हुआ था। तो ये एक बहाना था, पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और फिर दूसरी बार भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजद का नाता तोड़े। तो इस चुनाव में मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर एक इफेक्ट है, लेकिन वो तो धारी तलवार है। उन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं, जो इशूज लिया है बदलाव के लिए, जो उन्होंने कुछ लोगों को सपना दिखाया, उसमें एक सच्चाई है। देखिए, बिहार में जाति आधारित समाज, यूं पूरे प्रदेश देश भर में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहां सब कुछ, लेकिन बिहार में तो पार्टी लीडर भी जात के आधार पर सिरमौर है और जातीय गोलबंदी के आधार पर उसकी पूरी राजनीति होती है। नीतीश कुमार यदि लालू प्रसाद के विरोध में राजनीति किए तो पिछड़ों को, महादलित को, अति पिछड़ों को समेटा, अगरों का साथ लिया, तो उनकी राजनीति पिछले 2 दशक से चमक रही है, लगभग 2 दशक से। अब बिहार में देखिए, अभी तो 2 ही चेहरा है चुनाव में फिलहाल, नीतीश बनाम तेजस्वी के बीच सीधी लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन में। अब उसमें प्रशांत किशोर अपनी स्थिति, मैं मानता हूं कि जो मुद्दा उन्होंने कहा है कि 40 मुसलमान को देंगे, 40 महिला को देंगे, 70 अति पिछड़ा को देंगे, ये जो उन्होंने एक जात को ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी अपनाई है, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ। फिर जो एनडीए से, अब देखिए, पहले लालू विरोध में अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन पिछले वर्षों में जो नीतीश कुमार से भी लोग क्षुब्ध हुए हैं, उसी तरह विरोध नहीं हो गए हैं, लेकिन क्षुब्ध हैं वही खेमा खास अपर कास्ट के लोग प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ज्यादा घूमते हैं। फिर पिछले वर्षों तो बड़ी विचित्र समीकरण लेकर जो है वो प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी ही विचित्र परिस्थितियों में इस वक्त पाए जा रहे हैं चिराग पासवान साहब। मैं प्रकाश होता सर आपसे समझना चाहूँगा, चिराग पासवान की भी बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एनडीए में ही हैं, ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। कुछ मामलों में एनडीए सरकार की नीतियों की बड़ी खुलकर तारीफ करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पर तो लगातार ऐसा लग रहा है कि हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इस बीच जैसा मैंने कहा कि जेपी नड्डा साहब से उन्होंने 1100 किलोमीटर दूर जो है वो बिहार में मुलाकात की है। कहाँ हैं चिराग पासवान और किस खेमे में हैं और कैसे बिहार की राजनीति में इस वक्त उनके क्या मायने हैं? वो एकदम सही सवाल पूछे आपने। उनका सीट के मामले में अगर कहें तो उनका पिछले बार 15 में 2 सीट था, बाद में 1 हो गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में लगभग ये कहा जाता है उनके पास फ्लोटिंग वोट 11% की है। ये मायने रखता है। दूसरी तरफ से रामविलास पासवान जब तक थे तब तक वो जिन्हें भी कारण हो, वो अपने पड़ोसी जो जिस पे निवास था उनको साथ नहीं देकर वो बीजेपी के साथ आए। लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट दिया और उनके देहांत के बाद उम्मीद की जा रही थी कि चिराग पासवान को उनको उसी तरह सम्मान मिलेगा, नहीं मिला। सबको पता है 2020 के चुनाव में किस तरह से उनको किनारा कर दिया गया, जो तजुर्बा मिलना चाहिए नहीं मिला। और चिराग पासवान, उनके चाचा भी उनके खिलाफत खड़े हो गए थे। घर में जब लड़ाई होती है तो आप बाहर वालों से बाद में लड़ते हो, पहले घर वालों से लड़ते हो और कमजोर हो जाते हो, यही स्थिति रही। लेकिन बाद में जब वो अपना चमक धमक दिखाने की कोशिश किए और जो भी था उसको आगे ले जाने की बात की, तो फिर वो एनडीए भी उनको माना। लेकिन शायद गाहे बगाए उनको इस बात को सताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ तेजस्वी जिस तरह से बोलते हैं, चाचा अभी भी आ जाओ, नीतीश कुमार को उन्होंने जिस तरह से बोलना था सदन में बोले थे, अरे एक बार तो बोल देते, हम कब मना करते आपको, आप हमको भी नहीं बताया और चले गए उनके पास जिन्होंने आपको बेइज्जती किया था। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो यूथ को, कहीं ना कहीं अपनेपन को, कहीं ना कहीं उनके पिताजी और चिराग के पिताजी के जो आपसी संबंध रहे उसको भी वो दुहाई देते हैं। तो एक
उनको खींचने की कोशिश है, मैग्नेटिक की तरह दोनों खींच रहे हैं। शायद यही कारण है कि जेपी नड्डा या बीजेपी भी ये सोच रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस की एनडीए और ग्रैंड अलायंस दोनों के बीच में, महागठबंधन के बीच का जो वोटिंग डिफरेंस है शायद 0.003% है, 1% भी नहीं है, 0.03% है। ऐसे में कहीं भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो सत्ता, जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी को इस बात की शायद समझ आ रही है, कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हम कम सीट पे लड़ेंगे ताकि हम प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। तो क्या बीजेपी भी इस बात को जानती है? और बीजेपी इस मायने में बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव करती है। तो इसीलिए चिराग पासवान खुद भी समझ नहीं पा रहे कि अगर बीजेपी के साथ रहे तो वहां फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है, और अगर तेजस्वी के साथ आए तो शायद वो पता नहीं, वो बोल देगी। और यही कंफ्यूजन शायद जो है उनके इस फैसले को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। सारी सीटों पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, एनडीए में रहना भी चाहते हैं, एनडीए को चुनौती भी देना चाहते हैं, एनडीए के खिलाफ लड़के ही, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। बट आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सियासी बिगुल फूंक दिया था, हालांकि ये इससे पहले भी उनकी रैली हुई थी, बट एक कोशिश की हमने कि इस वक्त बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उसको अपने ख़ास मेहमानों के साथ जनता तक लेकर आएँ। उम्मीद है बिहार की राजनीति को समझने में आप लोगों को आसानी हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, प्रकाश सर, आप दोनों ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया, सारगर्भित विश्लेषण दिया। धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी।